अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात। जैसा कि आगे के वक्ताओं ने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर काफ़ी डिटेल इंफॉर्मेशन दी होगी, साथ ही लगातार जब से ये कमेटी बनी है लोग अलग अलग माध्यमों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चाओं को सुन रहे हैं, चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। अलग अलग गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मीटिंग हो रही है और बात भी हो रही है। तो क्या सवाल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर देश में आज़ादी से जो राजनीति होती आ रही है, उस राजनीति का पहले शिकार उत्तराखंड हुआ और उसके बाद अब गुजरात होने जा रहा है। सवाल यह है कि उत्तराखंड में जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने की कवायद शुरू हुई तो गुजरात में मेरे साथ में और तमाम पूरे गुजरात की मुस्लिम अवाम और जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी कानून या कोई भी चीज़ किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए, उन लोगों में से उत्तराखंड में जब ये चीज़ें हो रही थी तो कितने लोगों ने फिक्र की थी। ये सवाल हमको बीइंग अ गुजराती, बीइंग अ गुजरात के नागरिक के तौर पर सोचने की ज़रूरत है। और वैसे ही कि जब उत्तराखंड और गुजरात में अब ये हो रहा है तो देश के और हिस्सों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या गुजरात के मुसलमानों का सवाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या देश के और राज्यों से अलग है क्या? क्यों एक बड़ा सवाल पूरे देश में नहीं उठ रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो जद है वो सिर्फ उत्तराखंड और गुजरात तक महदूद नहीं रहेगी, वो ये सारे प्रयोग हो रहे हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशंस में, क्योंकि कल तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशंस में पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात हो, क्योंकि देश के मुसलमानों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आ गया, कोई आवाज नहीं हुई, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई विरोध नहीं। हम गुजरात वालों ने भी नहीं किया। अब गुजरात में हो रहा है तो दूसरे राज्य भी इसी तरह कर रहे हैं कि भाई गुजरात वाले हैं, गुजरात वाले देखते रहेंगे। यही मामला जब गुजरात में ये साहब मुख्यमंत्री थे और इनकी पॉलिसीज के खिलाफ गुजरात का मुसलमान आवाज उठाता था तो देश के लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। बाद में वो प्रधानमंत्री बने, आज पूरा देश झेल रहा है। तो सवाल हम सबको मिलके, क्योंकि जमीयत उलमा और तमाम ऐसी बड़ी तहरीकें हैं जिनकी पूरे देश में रूट है, पूरे देश में उनकी पकड़ है, वो अपने अपने जिम्मेदारों को कहें कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गुजरात में आवाज ना उठे। जिस तरह से वक्फ एक्ट पर पूरे देश में एहतजाज हो रहा है, पूरे देश में आवाज उठ रही है, उसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी पूरे देश में एहतजाज होने चाहिए, पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए। सवाल है कि लोग कहेंगे कि एहतजाज होने से क्या होता है। लोग लगातार हमको ये पूछते हैं कि भाई अब तो कानून बन गया है ना, कल गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी रिपोर्ट दे देगी, अब ये सत्र में या अगले सत्र में कभी भी गुजरात सरकार भी एक कानून बना देगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो लोग बोलेंगे यार अब तो कानून बन गया, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। क्या सच्चाई है? कानून बनने के बाद हम चुपचाप अपने घरों में जाकर बैठ जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे? कि हम कुछ करेंगे? हमको कुछ एक्सपीरियंसेस से, कुछ चीजों से सीखने की जरूरत है कि नहीं है? हम सबको अपने आसपास के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखने की जरूरत है। हम 2019 में हम पर एक कानून इस नियत से लाया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम लेके आएंगे, उसके बाद हम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की प्रोसेस जनगणना के नाम पर करेंगे। हमको ये अलर्ट रहने की जरूरत है साथ साथ में अभी हाल फिलहाल कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाएंगे और उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में आपके नाम के आगे एक डी लिखा जाएगा अगर आप डाउटफुल हैं तो अधिकारी, और उससे एनआरसी का एक प्रोसेस होगा। मैं इसको कभी भी ये नहीं मानता कि खत्म हो गया है। ये बवाल कोई भी दिन हम पारे सर पर वापस लौट कर आ सकती है, लेकिन ये सच्चाई है कि 2019 में देश में जिस तरह से
मुसलमानों ने और देश के उन तमाम इंसाफ पसंद नागरिकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जिसके वजह से ये कुछ समय के लिए टल गया। लेकिन टला है सही। क्यों टला है? क्योंकि एक मजबूत आंदोलन हुआ, मजबूत आवाजें हुई और लोगों ने इसके खिलाफ एहतजाज सड़कों पर आकर किया। वैसा ही दूसरा एक है जिसके बहुत फायदे गिनाए जा रहे थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के, वक्फ एक्ट के फायदे गिनाए जाते हैं। किसानों को गिनाए जा रहे थे कि 3 कृषि कानून हम लेके आएंगे और इससे किसान तो अमेरिका के लोगों से भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। किसी को अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, किसी को इंग्लैंड नहीं जाना पड़ेगा, डॉलर जो रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबला करने लगेगा। लेकिन किसानों ने बढ़ चढ़ कर विरोध किया, देश के आम लोगों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि किसान विरोध कर रहे थे इसीलिए लोगों ने उनका साथ दिया। अगर किसान विरोध नहीं करते तो देश के दूसरे लोगों को क्या फर्क पड़ने का था? कौन जाने का था आंदोलन किसानों की बात करने के लिए? लेकिन वो कानून, इतने सारे फायदे गिनाने के बाद भी 2 साल के बाद उन कानून को वापस करना पड़ा। वैसे ही मजदूरों के लिए 3 मजदूर कानून लेके आए थे ये लोग। कहा कि इससे मजदूरों के हालात बदल जाएंगे, मजदूरों की सारी चीजें बदल जाएंगी। मजदूर लड़े उस पर, उन कानूनों को भी वापस करना पड़ा। वैसे ही इन्होंने आदिवासियों के अधिकारों को छीनने के लिए कानून लेके आए थे, फॉरेस्ट एक्ट में बदलाव किए थे। जंगल में रहने वाले उन तमाम साथियों ने उस लड़ाई को लड़ा, देश के और लोगों ने उनका साथ दिया। लड़ाई तो हमको ही लड़नी पड़ेगी, आपकी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, लोग साथ देने के लिए आपके साथ आएंगे। वो कानून भी रुका, तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं रुकेगा। और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों ने कोई लड़ाई लड़ी है और कानून नहीं बदले हैं, बदले हैं, चीजें बदली हैं। सही या गलत उस पर डिबेट हो सकती है, चर्चाएं हो सकती है कि साहबानू का जब जजमेंट आया, हो सकता है कि कुछ लोग उस पर इत्तेफाक करते हैं, उस जजमेंट पे कुछ लोग ना करते हो इत्तेफाक। लेकिन साहबानू का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर आया। उसके बाद राजीव गांधी सरकार को एक कानून बनाना पड़ा। यह अलग चीज है, उसके अंदर भी बहुत सारे डिबेट है, मैं खुद ही उसमें कई सारे सवाल खड़े करता हूं। लेकिन चीजें बदली, चीजें हुई। हमारे यहाँ पर मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब हैं, 2002 में अक्षरधाम केस के नाम पर किस तरह से इनको फंसाया गया और पोटा कानून के तहत इनको जेल में डाला गया। उस पोटा कानून के खिलाफ हम गुजरात के मुसलमानों ने ही लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों ने इतनी मजबूत लड़ाई लड़ी थी कि कांग्रेस को मजबूर होकर यह कहना पड़ा अपने एजेंडे चुटनी ढंडेरे के अंदर कि हम सरकार में आएंगे तो सबसे पहले पोटा कानून रद्द करेंगे। ये मुसलमानों की लड़ाई थी, देश के और लोगों ने इसमें साथ दिया था और वो पोटा कानून रद्द हुआ। हम सब ने देखा वो चीज। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी है और वो चीजें रिजल्ट में तब्दील नहीं हुई है। तो लड़ाई तो हमको लड़नी पड़ेगी। अब सवाल है कि लड़ाई के तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे लड़ा जाए? क्या पत्थर मारा जाए? क्या तलवार लेके निकल जाए? क्या बंदूकें बनाएं? ये तो लड़ाई के तरीके नहीं है ना डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में लड़ाई के तरीके जो हैं वो अलग हैं कि अल्लाह ना करे कल ये कानून बन जाता है तो इसके लिए कोर्टें हैं। आप उस कानून को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी लगता है वहां चैलेंज कीजिए, उसको उसकी जो कमियां हैं वो बताइए, वहां से रद्द करवाने की कोशिश कीजिए। कई बार कामयाब होते हैं और कई बार नहीं होते हैं, इसलिए खाली उसके भरोसे बैठे रहना ये भी सही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? कानून बनने के बाद भी मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जो अधिकारी हैं उनको हमारे एहतजाजी शक्ल में हम जाके मेमोरेंडम्स दें, अपनी बातें रखें, लगातार बात करते रहें। ऐसा ना हो कि हम कानून बन गया, हमने ये बात तो पहले भी कही थी, हमने तो ये बात कमेटी के सामने भी कही थी, हमारी किसने सुनी। हमको ये नहीं करना, हमको लगातार बात करते रहना है। यहां तक बात करते रहना है कि भगत सिंह की वो बात मेरे को याद आती है कि बहरे कानों को सुनाने के लिए एक धमाका मजबूत करना पड़ता है। तो ऐसी आवाज हम चिल्लाते रहें, यहां तक चिल्लाते रहें कि जब तक सामने वाले के कान फट ना जाएं। अगर वो नहीं सुनता है तो उसके कान फट जाने चाहिए, इतना हम चिल्लाएं। और जब तक हम चिल्लाते रहेंगे हमारी चीजें इंशाल्लाह आसान होंगी। क्या और हो सकता है? हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इतने दिन से लगातार बात कर रहे हैं, कितने राजनीतिक पार्टियों से हमने बात करी,
भाजपा के साथ ठीक है, हम सामने के तौर पे डायलॉग कर रहे हैं कि भाजपा हमारे सामने खड़ी है और हम उसको बता रहे हैं कि तुम चीजें कर रहे हैं, उसके साथ भी तो डायलॉग ही है, ये प्रोसेस एक डायलॉग का ही प्रोसेस है कि उसके साथ डायलॉग हो रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक माइंड सेट करके बैठा है, एक राजनीति के तौर पे बैठा हुआ है, वो हमारे साथ बात नहीं करेगा, तो हम क्या करें। और भाजपा के लोगों का कई बार कहना भी है कि भाई क्यों सुने हम तुम्हारी, तुम हमको वोट तो नहीं देते हो। तो हम कहते हैं भाई तुम्हारे काम भी ऐसे नहीं कि हम तुमको वोट दें, तुम हमारी मदारिस, मस्जिद, दरगाहें, हमारी शरीयत में मुदाखलत करोगे और फिर कहोगे हमको वोट दो, तो नहीं देंगे। जब तक आप हमारे हुकूक की बात नहीं करोगे, हमारे हुकूकों के अधिकारों की बात, हमारे अधिकारों के संरक्षण की बात नहीं करोगे, आप हमारे वेलफेयर की बात नहीं करोगे, आप हमको नागरिक के तौर पे नहीं देखोगे, तब तक हम आपके साथ नहीं आ सकते। सच्चाई है। भाजपा के साथ कोई दूसरी तो दुश्मनी है नहीं किसी की जाति, लेकिन हमको पता है कि वो आइडियोलॉजिकली हमारे साथ नहीं खड़ी है, हमको वो दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, सच्चाई है। लेकिन हम उन पार्टियों के साथ जाते हैं जो ये कहता है कि भाई भारत के हर नागरिक बराबर है, संविधान में जो अधिकार दिए हैं उनके रक्षण होने चाहिए, वो अधिकार उनको मिलने चाहिए। जो पार्टी ये बात करती है उनके साथ क्यों डायलॉग नहीं कर रहे हम जब चुनाव आता है तो हम उन पार्टीज के गैर मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिताने के लिए भी हम लोग मेहनत करते हैं। आप लोग भी कई सारी पार्टियों में, हो सकता है कि जमीयत के अलावा भी राजनीतिक तौर पर आप अलग अलग ऐसी पार्टियों में जुड़े हो। उन पार्टीज के सिर्फ विंग्स को नहीं कि मुस्लिम मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, माइनॉरिटी विंग, ये विंग, फलाना विंग, मुझसे बात नहीं चलेगी भाई। बात तो उसके मेन विंग को आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जिस तरह से 232 लोग खुले तौर पर संसद में आके उन्होंने कहा कि वक्फ का कानून मुसलमानों की जायदादों को छीनने के लिए है, संविधान के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, और गैर बराबरी करने के लिए चीजों को लाया जा रहा है और जमीनों को बेचने के लिए 232 लोगों ने खुलेआम कहा ना। तो हमारे गुजरात के जो भी एमएलए जीते हुए हैं, 17, 18, 20 जो भी हैं, कहीं ना कहीं उसमें मुसलमानों के वोटों की कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है ना। हमारे मुस्लिम विधायक के अलावा या एक या दो को छोड़ दो जिन्होंने कम और बेस दबी आवाज में कुछ चीजें कही है, उसके अलावा बाकी लोगों से हम क्यों नहीं कहलवा पा रहे। अगर हम अपनी साइड से जिनको हमने अपने वोटों से जिताया है, हम उनसे एक मेमोरेंडम दिलवा दें, उनसे ये कहें कि आप अपने इलाके में एहतजाज करो, अपनी विधानसभा में आपके बैनर के तले आप एहतजाज करो, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप अपने भाइयों को भी साथ में लाइए और कहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो गैर संवैधानिक है, मुसलमानों के पर्सनल लॉज में बिन जरूरी दखल कर रहा है। ये करना पड़ेगा हमको, ये कोशिशें हमको करनी पड़ेगी। हमको उनके प्रदेश प्रमुखों से मिलना पड़ेगा, उनके जिला अध्यक्षों से मिलना पड़ेगा, उनके शहर प्रमुखों से मिलना पड़ेगा कि आप अपने अपने वार्ड में अपने अपने वार्ड प्रमुखों को ये कहें कि वो अपने अपने इलाकों में इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ के बैनर लगाएं, एहतजाज करें और कहें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुसलमानों के पर्सनल लॉज में बिन जरूरी की दखल है, संविधान के खिलाफ है, और देश की जो एकता, जो अनेकता में एकता है, जो विविधता में एकता है, उसको खत्म करने वाली चीजें हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। ये तमाम कोशिशें सामाजिक संगठनों के साथ तो हम लोग करते हैं, बहुत सारे संगठन मिलकर सामाजिक संगठनों को समझाते हैं, सिविल सोसाइटी को समझाते हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ खुलेआम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप दबी आवाज में नहीं, आप ये कहने नहीं हम तो साथ हैं लेकिन ये आप मेरा हिंदू वोट नाराज हो जाए। भाई तुम्हारा हिंदू वोट से ज्यादा तुमको मुसलमानों का वोट मिलता है, और एक मुफ्त मिलता है, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होता है, वहां पर सीधे तौर पर आपको मिलता है। आपको आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये गलत है, नहीं तो फिर हमको भी इफ और बट्स लगाने पड़ेंगे। हमको भी ये कहना पड़ेगा कि जब हमको जरूरत थी तुम नहीं थे, तो हमारे पास दूसरी सेक्युलर पार्टीज भी हैं, उन सेक्युलर पार्टीज को भी कहना पड़ेगा कि आप भी सिर्फ बातें नहीं, अगर आपको मुसलमानों का साथ चाहिए तो खुलेआम मुसलमानों के साथ आना पड़ेगा और मुसलमानों के हुकूक की बात करनी पड़ेगी। इतनी बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।